बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एयर पोल्यूशंस और एयर पोल्यूशन में हमने एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। एयर पोल्यूटेंट्स में फर्दर क्लासीफाई किया था प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। उसके बाद प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनको डिस्कस किया था, इनकी केमिस्ट्री, इनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो डिस्कस किया था। जी आज हम डिस्कस करेंगे सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। सल्फर ऑक्साइड जो है, लास्ट टाइम ऑक्साइड की डेफिनेशन बताई थी, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट कॉल्ड ऑक्साइड। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद सल्फर एलिमेंट इज नोन एज सल्फर ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड सल्फर के साथ क्या कहलाते हैं? सल्फर ऑक्साइड कहलाएंगे। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, that is sulfur dioxide, sulfur trioxide, sulfur monoxide और सल्फर ऑक्साइड। अब ये देखें कि सल्फर जो है वो तीन तरह के ऑक्साइड दे रहा है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये सल्फर मोनोऑक्साइड। अब ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम जो है वो जर्नली अगर इसको रिप्रेजेंट करें सल्फर के ऑक्साइड को, तो उसको SOX के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स इसमें वेरिएबल क्वांटिटी या वेरिएबल नंबर को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड में फ़र्क देखें, तो इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +4 है, या आप इसे नाम दे दें। और अगर इसमें देखें तो इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 है, और इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में, कि अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, के किसी एलिमेंट के किसी एटम पर जो चार्ज ज़ाहर होता है, अपेयर होता है, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर्स का नाम देते हैं। तो इधर अगर हम सल्फर के ऑक्साइड में डिफ्रेंशिएट करें तो इधर +4, इस केस में आज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, और इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है। तो ये तीनों सल्फर के ऑक्साइड हैं, और अगर इसको जर्नली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो SOX, यानी कि एक्सिस में वेरिएबल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम जो हैं, जैसे जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तो उसमें जो है वो नंबर ऑफ एटम भी जो है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बट मोस्ट कॉमनली ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज फाउंड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ज़्यादातर जो सल्फर का ऑक्साइड पाया जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। इट प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ कोल। अब कोयले में भी सल्फर के जो है वो सल्फर मौजूद होता है, तो जब हम उसकी कोयले को जलाएंगे, उसकी बर्निंग करवाएंगे, तो उसमें मौजूद जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखें, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर इस रिएक्शन की केमिस्ट्री को देखें तो ये रिएक्शन हमें कौन सा नजर आ रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सल्फर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ इधर देखें तो इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। सल्फर इधर जो है वो 0 से जो है वो +4 में चला जाएगा, और ऑक्सीजन 0 से -4 में चला जाएगा।
यानी कि एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होगा, लेकिन दो का ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर में तब्दीली आ रही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या होगी, रिडक्शन। सल्फर की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी। तो ये रिएक्शन बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमें बैलेंस नजर आ रही है, इधर भी सल्फर का एक एटम, इधर भी सल्फर का एक एटम, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या है, बैलेंस है। सोर्सेस, सल्फर के ऑक्साइड्स के 2 सोर्सेज हैं, एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी सोर्स। नेचुरल सोर्स आप समझते हैं कुदरती, जिसमें इंसान का कोई अमल दखल शामिल ना हो, और ह्यूमन एक्टिविटी इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी सोर्सेज का नाम देते हैं। नेचुरल सोर्सेज में ऑन द ग्लोबल स्केल मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द वल्कोनस। यानी कि ये इसका क्या मतलब कि ज़मीन में जो डीकम्पोजिशन होती है किसकी, मटेरियल्स की, तो उसके नतीजे में जो डीकम्पोजिशन के नतीजे में जो सल्फर के ऑक्साइड बनेंगे वो कितने परसेंट बनेंगे, 67%। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर प्रोड्यूस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, के नामियाती मादे की जब डीकम्पोजिशन होगी, तोड़ फोड़ होगी, तो यानी कि डीकम्पोजिशन जो है उसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, जिसको हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे, उसके नतीजे में भी सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। यानी कि नेचुरली एक तो ये वल्कोनक्स वल्कानोज जो है, यानी कि ज़मीन में मटेरियल की डीकम्पोजिशन जब होगी 67%, उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और दूसरा, जब नामियाती मादा डीकम्पोज होता है एयर की वही मौजूदगी में, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी, तब भी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा, इंसानी सरगर्मियाँ, के इंसान जब मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए फ्यूल को बर्न करवाता है, कारखानों में मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, या ज़राए नकलो हमल जो है, नकलो हमल के जो ज़राए हैं, ट्रेनें या मोटर व्हीकल्स वगैरह जो है, ये इसमें जब फ्यूल को बर्न करवाया जाएगा, या भट्टू में कोयला, चिमनीज वगैरह में कोयले को बर्न करवाया जाएगा, तब उसमें जो है वो सल्फर के ऑक्साइड बनेंगे। एयर इज पोल्यूटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू कंबंशन ऑफ कोल, क्रूड ऑयल, फॉसल फ्यूल इन पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब ये देखें कि हवा पोल्यूट होगी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, जो किस तरह बनेगी, जब हम कोयले को जलाएंगे चिमनीज में ईंटें बनाने के लिए या ब्रिक्स बनाने के लिए, जब कोयले को बर्न करवाएंगे तब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। क्रूड ऑयल को जब बर्न करवाया जाता है, ठीक है, तब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, या जो है कोयले को बर्न करवाते हैं, तब जो है वो सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और ये लो डेंसिटी की वजह से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, वहां पर एयर को क्या करेगी, पोल्यूट करेगी। अब ये देखिए केमिकल रिएक्शंस। सल्फर, अब पहले जो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, जब हम कोयले को पावर जनरेशन में या इंडस्ट्रीज वगैरह में जलाएंगे तो वहाँ पर कोयले की बर्निंग के दौरान उसमें मौजूद सल्फर की ऑक्सीडेशन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड लो डेंसिटी की वजह से कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। वहाँ पर जाके ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अगर आप इसमें नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें तो 2 3 बार 6,
इधर ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो इधर 2 2 4 4 प्लस 2, इधर भी ऑक्सीजन के 6 एटम है। इधर सल्फर के 2 हैं, तो इधर भी सल्फर के क्या हैं 2 एटम। तो ये इक्वेशंस क्या है, बैलेंस है। इसी तरह एक सल्फर इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, एक सल्फर इधर है, इधर 2 ऑक्सीजन इधर, तो ये भी जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस है। अब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड। और वो सल्फ्यूरिक एसिड एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है वो दोबारा ज़मीन पर आएगा और इन्वायरमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, यानी कि एसिड रेन की फॉर्म। प्रॉपर्टीज, अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी इसकी तभी खसूसियात या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी पंगट स्मेल है, यानी कि चुभने वाली स्मेल होगी इसकी। इरिटेंट, यानी कि अगर ये इससे जो है ना इरिटेशन काज होगा। सफोकेटिंग, अगर इसको इनहेलर कर लिया जाए किसी तरह तो इससे जो है ना वो दम घुटेगा, यानी कि सांस रुक रुक के आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो फेफड़ों पर अटैक करती है, तो ये सफोकेटिंग क्रिएट को करेगी, यानी कि सांस जो है वो रुक रुक कर आना शुरू हो जाएगा। सल्फेट एरोसोल, through various reaction in the atmosphere sulfate aerosol produce। वेरियस रिएक्शन से क्या मुराद, अब पहले तो आपको एरोसोल का पता होना चाहिए, सस्पेंडेड पार्टिकल, यानी कि क्या है एरोसोल, क्या है डस्ट या उसके सॉलिड पार्टिकल जो सस्पेंडेड हो जाएं हवा में, उसको हम एरोसोल का नाम देते हैं। ये अभी आपने शायद विंटर सीजन में आपने शायद ये देखा हो, सर्दियों के मौसम में जो है आप देखेंगे कि जो है ना आपको, जिसे हम पंजाबी जुबान में कोरा का नाम देते हैं, वो आपको नजर आएगा फेस पे, तो वो एरोसोल की एग्जांपल्स है। तो उसमें भी इट इज़ द सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल ऑफ सल्फेट, सल्फेट के जो है ना बिल्कुल सॉलिड सस्पेंशन होती है। सस्पेंशन किससे कहते हैं, जिसे हम जिसमें सल्यूट पार्टिकल को हम अपनी आम आंख से देख सकें, उसको हम सस्पेंशन। तो एरोसोल बेसिकली सस्पेंशन होता है किसका, फाइन सॉलिड पार्टिकल का। इट कॉज रिस्पायरेटरी ट्रबल पार्टिकुलर इन ओल्डर पीपल्स, ये जो बूढ़े लोग होंगे उनमें, यानी कि ये सांस जो है, सांस की बीमारियां जो है वो लाक होगी, क्योंकि एक तो उनका इम्यून सिस्टम भी जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाता है उस उम्र में, तो उसमें जो है ना वो सांस जो है, सांस की बीमारियां जो बूढ़े लोगों में जो है वो जन्म लेंगी। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड डेपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके उसकी क्या ऑक्सीडेशन होगी सल्फर ट्राईऑक्साइड में। सल्फर ट्राईऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, और वो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन की फॉर्म में या एसिड डेपोजिशन की फॉर्म में दोबारा सॉइल पर आएगा, और वहां पर जो है वो इन्वायरमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, जिसे हम एसिड रेन का नाम देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। ये प्रीवियस जो है वो चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने बताया था कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज नाउन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल हो उसको हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। कंपाउंड एंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मुराद अखज़ करना, यानी कि मेरे पास अगर फार्मूला है हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4, अगर उसमें मैं एक हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर दूं किसके साथ, हेलोजन के साथ या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डेरिवेटिव का, यानी कि अखज़ कर देना। यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी,
हाइड्रोकार्बन को हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी सोर्सेज के तौर पर। ये देखिए जिस तरह हम नेचुरल गैस जो है मीथेन जो है या मिक्सचर जो होता है मीथेन ईथेन प्रोपेन का, इसको जो है वो बतौर ईंधन के या एनर्जी सोर्सेज के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, टू जनरेट फर्टिलाइजर एंड सीमेंट इंडस्ट्री। यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल को बर्न करवाते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी हम हाइड्रोकार्बन से लेते हैं। इसी तरह इसको जो है ना वो मोटर गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक हैं लाइफ के। फॉर एग्जांपल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6 जो कि एसेंशियली है, ठीक, ज़रूरत है उस जिसकी, उसके बगैर जो ब्लड ग्लूकोज है हमें उसको नाम देते हैं हम, तो वो बेसिकली डेरिवेटिव ही तो है हाइड्रोकार्बन का। उसमें हमने ऑक्सीजन एज ए डेरिवेटिव एटम जो है वो कंसीडर किया जाता है, यानी कि C6H12O6 उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है ऑक्सीजन से। बट देयर बर्निंग काज पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। जहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बेनिफिट्स हैं वहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं एटमॉस्फेयर के लिए, कि ये एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। इसकी जलने से जो है ऐसे साइड प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे। यह देखें ये मीथेन हाइड्रोकार्बन है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा इसके साथ तो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इम्पैक्ट है, ये जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएगी तो क्या होगा कि जब सूरज से रेडिएशंस आएंगी और ज़मीन के साथ टकराएंगी, दोबारा जब रिफ्लेक्ट होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन रेडिएशंस को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, जिससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट्स होंगे, सैलाब आने के खदशात बढ़ जाएंगे, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो डे बाई डे क्या होगा, इंक्रीज। यानी कि यही वजह है कि ये देखें दिन ब दिन अगर मोटर गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है तो उसमें जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको काज कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो उसका क्या आगे इम्पैक्ट हो सकता है कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, सैलाब आने के खदशात बढ़ जाएंगे, यानी कि हर तरफ पानी ही पानी होगा और इंसान जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। सोर्सेज हाइड्रोकार्बन के भी दूसरी ऑक्साइड की तरह सोर्सेज हैं। एक इसका नेचुरल सोर्सेज है और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी सोर्सेज है। नेचुरल कुदरती जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं, और ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि वो सरगर्मियाँ जो इंसान करता है और उसके दौरान हाइड्रोकार्बन जो हैं वो एलिमिनेट हों। नेचुरल सोर्सेज कुदरती सोर्सेज, large quantity of hydrocarbon are emitted by different trees and plant, के ज़्यादा मकदार जो हाइड्रोकार्बन की खारिज होती है वो मुख्तलिफ पौधों और दरख्तों से होती है। पैडी फील्ड सोर्स ऑफ मीथेन, यानी कि ये देखें जब चावल की फसल लगाई जाती है तो आप देखें कि जो है ना उसके बबल्स की फॉर्म में जो है वो मीथेन गैस जो है वो एलिमिनेट होती है, उसको हम कहते हैं पैडी फील्ड सोर्स ऑफ मीथेन। अच्छा ये देखें दूसरा, इसमें जो है वो जब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकम्पोज होता है, डीकम्पोजिशन, एन एरोबिक डीकम्पोजिशन। एन एरोबिक डीकम्पोजिशन से क्या मराद कि ऐसी ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो तो उसे एनारोबिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि ये जो जानवरों का फुजला है, यानी कि गोबर वगैरह है, तो इससे हम गैस बनाते हैं, गोबर गैस। उसमें क्या करते हैं कि उस गोबर को ना एक क्लोज होल में क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, ठीक है जी। उसमें का क्या मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो पेनिट्रेट ना कर सके,
तो उसमें जो उसकी डीकम्पोजिशन होगी वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी। तो ऐसी डीकम्पोजिशन को हम एनएरोबिक डीकम्पोजिशन का नाम देंगे, यानी कि बैक्टीरिया ही उसकी तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, तो इसलिए इसे एनएरोबिक डीकम्पोजिशन का नाम देंगे। ये देखें CH2O, तो इससे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया इसकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रही है, मीथेन। मीथेन हैज मेन रेजिडेंस टाइम जो ऑफ अबाउट 3 to 7 year इन द एटमॉस्फेयर, कि ये गैस है बेसिकली, और अगर एलिमिनेट हो जाए एटमॉस्फेयर में तो इसका रेजिडेंस टाइम यानी कि कितनी देर तक ये एज मीथेन जो है वो स्टेबल रह सकती है एटमॉस्फेयर में, 3 to 7 year। ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियों की वजह से भी जो है हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिशन, कि ऑटोमोबाइल में जब हम फ्यूल को बर्न करवाएंगे या तो उसमें भी जो है वो क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन, जो कि एलिमिनेट होंगे एग्जॉस्ट पाइप से, किस में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से, कोल कोयले से, वुड लकड़ी से, इंसिनरेटर्स। अच्छा, ये इंसिनरेटर्स क्या होते हैं कि हम अगर सॉलिड वेस्ट को किलन में जो है वो हीट करें तो उसको हीट करने से भी हाइड्रोकार्बन जनरेट होंगे, और वो किधर चले जाएंगे, लो डेंसिटी की वजह से या गैसियस फॉर्म में होने की वजह से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। इंसिनरेटर ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को भट्टी में या किलन में क्या करते हैं, हीट करते हैं। रेफ्यूज बर्निंग, ये घरों में हम जो है वो आग जलाते हैं तो उसके दौरान भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो ये इंसानी सरगर्मियाँ हैं जिसकी वजह से जो है वो हाइड्रोकार्बन बनेंगे और वो किधर चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। रेफ्यूज बर्निंग, घरेलू जो हम आग जलाते हैं उससे के दौरान भी जो है वो क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। इसके अलावा सॉल्वेंट एवेपोरेटर, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा होगा, सॉल्वेंट एवेपोरेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के जो मालिक्यूल हैं वो वेपोराइज हो जाएं, बुखारात बन जाए, उस अमल को हम एवेपोरेशन का नाम देते हैं। और एवेपोरेटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एवेपोरेशन करवाता है, उसके दौरान भी हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या हो जाता है, एवेपोरेशन हो जाती है उसकी किस्में, एटमॉस्फेयर में। दीज ऑल आर कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सॉल्वेंट एमिशन। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो एमिशन हो जाती है, उसकी अखराज हो जाता है, वो बुखारात बन के एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा या चला जाएगा। जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इसमें आप